नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स पर स्वागत करता हूं। सुबह की बात चाय के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 7 मार्च की सुबह को हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दिल्ली में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक नैबफेड के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए हुए बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये जो है कौन सा है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डेवलपमेंट बैंक नैबफेड। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? वित्त से संबंधित है, तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगी वो कौन करेंगी? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। कौन करेंगी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इन बैंकों के संबंधित चीजों को। देखिए, अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा नैबफेड जो है वो देश का 5वां अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। ठीक है ना, और ये जो है भारत में दीर्घकालिक बिना साधन के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के विकास का समर्थन करता है। ठीक है ना, ये विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है और ऋण प्रवाह को क्या करता है? सुविधाजनक बनाता है। ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। इसके अलावा देखिए, ये 5वां है, तो इसके अलावा 4 और हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दूसरा है राष्ट्रीय आवास बैंक। तीसरा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और उसके बाद है भारतीय निर्यात आयात बैंक या एग्जिम बैंक। ठीक है, ये 4 है। ये होता काहे के लिए है? दीर्घावधि के ऋण, मिश्रित वित्त और आंशिक क्रेडिट वृद्धि के लिए इन बैंकों का उपयोग जो है वो किया जाता है भारत सरकार के लिए द्वारा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण कितने वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है 5 सालों में। ठीक है ना, प्रत्येक 5 वर्ष में NSSO जो है अपने आंकड़े जारी करता है। ठीक, चलें अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा इसको। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय कौन सा है? NSO। ठीक है ना, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस या नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है वो NSSO काम करता है। इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, और इसकी स्थापना जो है ये कब की गई थी? 1950 में की गई थी। ठीक है ना, इसके 4 विभाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन SRD या SDRD। दूसरा है फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन FOD। तीसरा है डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन DPD, और चौथा है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन CPD। तो ये 4 जो है SDRD, FOD, DPD और CPD, ये चारों मिलके किसको अपने आंकड़े देते हैं? NSSO को देते हैं, और NSSO जो है वो अपने आंकड़े किसको प्रोवाइड करता है? NSO को प्रोवाइड करवाता है। आपको ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्थान के साथ गंगा नदी के बाद देश की अन्य 6 नदियों को समृद्ध बनाने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT कानपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? IIT कानपुर। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा गंगा नदी के उसमें जब नरेंद्र मोदी जी जीत के आए थे तो उन्होंने ये कहा था बनारस से कि माँ गंगा ने उन्हें अपनी सेवा के लिए बुलाया है, और उस सेवा को वो एक भक्ति के तौर पर लेंगे, और उसे पूरी तरह से स्वच्छ करने के लिए जो भी विकासात्मक पहल है वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है मई 2014 में कि माँ गंगा की सेवा करना जो है मेरे भाग्य में है। ठीक है ना, नमामि गंगे मिशन जो है सफलता सरकारी निकाय, स्थानीय समुदाय और पर्यावरण संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के निरंतर सहयोग पर निर्भर करती है। ठीक है, और नमामि गंगे मिशन जो है उसके लिए बहुत सारे फैक्ट हैं जो लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आप इन्हें जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है? ठीक है ना, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का जो उद्घाटन है वो कहां पे किया गया है? गुजरात में किया गया है।
ठीक है, आपको इसे याद रखना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। ठीक है ना। गुजरात के बारे में कुछ तथ्य देखें। गुजरात जो राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। ठीक है ना, गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो क्या है? गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर जो है वो अहमदाबाद है। यहाँ पे कुल 33 जिले हैं। ठीक है ना, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। यहाँ एक सदनीय विधानसभा है। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पे जो सदन है वो कैसा है? केवल एक विधानसभा है। विधान परिषद जो है वो गुजरात में नहीं है। ठीक है, और उस विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 26 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 11, और लोकसभा के लिए 26 सीटें हैं। जो यहाँ का हाई कोर्ट है वो क्या कहलाता है? गुजरात उच्च न्यायालय कहलाता है, जो कहाँ स्थापित है? गांधीनगर में स्थापित है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा देख लें गुजरात की ये स्थिति है। ठीक है ना, तो गुजरात कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो सबसे ऊपर तो आ जाता है आपका राजस्थान, ये कुछ पार्ट इसका एमपी से लगता है, और इधर ये महाराष्ट्र से लगता है। तो ये 3 राज्यों से घिरी हुई है, और उसके बाद ये पूरा विशाल समुद्री क्षेत्र जो है वो पूरा गुजरात में आता है यहाँ तक। ठीक है ना, तो समुद्री सीमा और 3 राज्य, कितने राज्य? 3 राज्यों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है, हाल ही में समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास का आयोजन, समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। कहां पर किया गया है प्यारे बच्चों? विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है ना, ये सैन्य अभ्यास हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके अलावा भी जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है जो द्विपक्षीय है, मतलब 2 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग देशों के नाम से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, सेना का मतलब कहीं भी आएगा तो आपको इसे याद रखना है कि थल सेना। सेना अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? वो थल सेना है। जल सेना और वायुसेना, जल सेना और वायुसेना। ठीक है ना, ये 3 अलग अलग है। तो सेना जब भी लिख के आएगा इसका मतलब है कि वो उसका अभ्यास किसने किया है? थल सेना ने किया। ठीक है ना, तो थल सेना और द्विपक्षीय अभ्यास का नाम ऑस्ट्रेलिया के साथ जब करेगी सेना तो उसे कहा गया है ऑस्ट्रा हिंद, और जब नौसेना के साथ करेगी तो उसे कहा गया है ऑसिनडेक्स। इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का, ठीक है ना, एक नाम एक साथ जोड़ के बोला गया है ऑसिनडेक्स। ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में जब थल सेना करेगी तो उसे कहा जाएगा संप्रति। नौसेना के साथ में जो है वो INBN, इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट एक साथ में किया गया, और वायुसेना के साथ जब करेंगे तो उसे कहेंगे टेबल टॉप पूर्व। ठीक है ना, टेबल टॉप ईस्ट। भारत और चीन के बीच केवल थल सेना का अभ्यास हुआ है जिसे कहा गया है हाथों में हाथ। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। हाथों में हाथ जो है वो किसके साथ है? भारत और चीन का। भारत और फ्रांस के साथ थल सेना करेगी तो शक्ति। नौसेना का, नौसेना वरुण देव अपने पानी के माने जाते हैं, तो नौसेना का होगा तो वरुण, और वायुसेना गरुड़ आसमान में उड़ते हैं, विष्णु के वाहन है, तो वायुसेना के साथ जब करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? गरुड़ कहा जाएगा। ठीक है, अगले देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच जब सेना का होगा तो गरुड़ शक्ति है, और नौसेना के बीच इंडो कारपेट जो है उसे कहा गया है। भारत और जापान के बीच जब सेना के साथ होगा तो उसे धर्म संरक्षक कहा गया है, और नौसेना वाले को कहा गया है जिमैक्स। ठीक है ना, जापान इंडिया मैक्स। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच सेना का जो है उसे कहा गया है प्रबल दोस्तिक। भारत और किर्गिस्तान के बीच कहा गया है खंजर। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच सेना नहीं किया है, उसे कहा गया है एक्यूबेरिन। भारत और मंगोलिया के बीच सेना का जो है उसे कहा गया है खाना बदोश हाथी। क्या कहा गया है? खाना बदोश हाथी, एक नया नाम है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत और म्यांमार के बीच 2 हुए हैं, सेना का और नौसेना का। तो सेना वाला जो होगा उसे इम्बैक्स कहा गया है, और नौसेना के साथ जो हुआ है उसे एमकोर कहा गया है। ठीक है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है भारत और ओमान के बीच। भारत और ओमान के बीच जो सेना ने किया उसे अल नागाह कहा गया है। नौसेना वाले को नसीम अल बह कहा गया है, और वायुसेना को पूर्वी पुल फोर्थ। इसके पहले पूर्वी पुल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड भी हुए हैं, किसके साथ? ओमान के साथ। और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक है,
फिर उसके बाद अगला आता है भारत और रूस। तो भारत और रूस के बीच सेना का जो अभ्यास है वो इंद्र कहलाता है। नौसेना वाला इंद्र नौसेना और वायुसेना वाला भी इंद्र। तो यहाँ पे याद रखिएगा सेना और वायुसेना दोनों के अभ्यास जो हैं वो क्या कहलाए हैं, इंद्र कहलाए हैं। नौसेना वाले में इंद्र नौसेना जोड़ दिया गया है। ठीक है। भारत और सेशल्स, सेशल्स के बीच जो अभ्यास हुआ है उसे कहा गया है लमथीय। भारत और श्रीलंका के बीच सेना का हुआ है मित्र शक्ति और नौसेना का हुआ है स्लाइनेक्स। ठीक है। भारत और थाईलैंड के बीच सेना का जो हुआ है उसे मैत्री कहा गया है, नौसेना का इंडो थाई कारपेट कहा गया है और वायुसेना का सॉरी वायुसेना का कहा गया है सियाम भारत। ठीक है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो नौसेना का हुआ है उसे कहा गया है कोंकण और वायुसेना का जो हुआ है उसे कहा गया है इंद्रधनुष फोर्थ। ये याद रखिएगा, अगर इंद्रधनुष नाम आ रहा है मतलब ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच के हुए होंगे। ठीक है ना। अब ये चौथा अभ्यास था। चले अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL सिंदरी उर्वरक को राष्ट्र को समर्पित किया। यह संयंत्र किस राज्य में है? पुरानी क्लास में भी अपन इसे देख चुके हैं। ये कहाँ पे स्थापित है? झारखंड में स्थापित है। ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे 4 अलग अलग राज्यों में भी इसकी इकाइयां जो हैं वो स्थापित की गई हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो तालचेर है, दूसरा रामागुंडम है। ठीक है ना। तो तालचेर में है, दूसरा रामागुंडम में है, तीसरा कोरबा में है, कोरबा, और चौथा गोरखपुर। तालचेर उड़ीसा, ठीक है ना, ये भी HURL है। रामागुंडम तेलंगाना, HURL। कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये भी HURL है। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये भी HURL जो है। ये 4 यहाँ पे है और ये 5वां सिंदरी जो है, ये सिंदरी ये कहाँ पे है? झारखंड में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। थोड़ा सा झारखंड के बारे में और देख लीजिए। झारखंड की जो स्थापना है वो 15 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी जो है इसकी रांची है। इसके 2 बड़े शहर जो हैं दुमका और जमशेदपुर। दुमका जो है वो उपराजधानी भी है, दुमका जो है वो उपराजधानी भी है। ठीक है ना। यहाँ पे जिलों की संख्या 24 है। ठीक है। और यहाँ पे जो राज्यपाल है वो कौन है? CP राधाकृष्णन जी हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन जी है। मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी थे, लेकिन अभी उनके ऊपर ED की जो कार्यवाही हुई है उसके बाद हेमंत सोरेन जी को हटा के किसको बना दिया गया है? चंपाई सोरेन को बना दिया गया है। और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम है शिबू सोरेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी जो है एक सदनी है, अर्थात यहाँ केवल विधानसभा है जिसमें 82 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए 6 और लोकसभा के लिए यहाँ पे 14 सीटें आरक्षित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बारे में और देखते हैं। ये कुछ फेमस फेस्टिवल है जो अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, थोड़ा सा आप इन्हें ध्यान दें। जैसे हॉर्नबिल, मैंने अभी पिछली क्लास में पूछा था कि हॉर्नबिल जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार, सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार, जल्लीकट्टू, थाई पुसम और नाट्यांजलि जो है ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। फूलदेई और हरेला कहाँ मनाए जाते हैं? उत्तराखंड में। दुर्गा पूजा सबसे फेमस है वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना। और उसके बाद ये मध्य प्रदेश के सारे हैं, भागोरिया हाट, मालवा उत्सव, तानसेन साहित्य महोत्सव, खजुराहो महोत्सव। ठीक है। ये सभी कहाँ होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, किसी पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है? तो गवर्नर में निहित होती है। 153 आर्टिकल। ठीक है ना। तो राज्यपाल, राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियां किसमें निहित हैं? तो राज्यपाल में निहित होती हैं। ठीक है। ये देखिए भारतीय संविधान का भाग
छठवां, देश के संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। छठवें हिस्से में राज्यों का वर्णन किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और ये भी कहा गया है कि वह राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी एक एक्स्ट्रा चार्ज उसे मिल सकता है, ठीक है ना, अर्थात एक राज्यपाल दो अलग अलग राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 155 ऐसा कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऐसा कौन कह रहा है, अनुच्छेद 155, ठीक है ना। और राज्यपाल जो है वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, ठीक है ना, अर्थात राज्य में अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो उसकी सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और जब ऐसा लगने लगेगा कि वहां पर राज्य में प्रॉपर लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है तो वहां पर कौन सा रूल लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, ये इसी कारण से होता है। अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल के हेतु आवश्यक पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। राज्यपाल कौन बन सकता है, तो इसके लिए है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष हो और वह संसद के किसी सदन और ना ही किसी राज्य विधायिका का किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है ना। अनुच्छेद 163 जो है ये करता है कि वह स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि राज्य के अंदर जो भी राज्य से संबंधित जो प्रशासनिक कार्य होंगे या कैसे कार्य होंगे, कार्यपालिक जो शक्तियां हैं वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुलटग और मेडिकल मोबाइल यूनिट MIMU का उद्घाटन किया है। ओशन ग्रेस जो है वो किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है, तो ओशन ग्रेस जो है वो बनाया किसने है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसे आप याद रखेंगे कि ओशन ग्रेस जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार ने 11 मार्च को राज्य में इंदिरा अम्मा, ये कल का क्वेश्चन था अपना, ठीक है ना, इंदिरा अम्मा जो है वो किसने चालू किया है, तेलंगाना सरकार ने अभी प्रारंभ किया है। कल ही इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो कल की क्लास जरूर देखें, ठीक है। अगला है, हाल ही में ई कॉमर्स के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान की पेशकश को बढ़ाने और भारत के डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए अपना यूपीआई हैंडल लॉन्च किया है। अपना यूपीआई हैंडल जो है वो अभी एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट और इसने एक बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई हैंडल लॉन्च किया है और उस बैंक का नाम कौन सा है, एक्सिस बैंक। इसके साथ एक्सिस बैंक, ठीक है ना। तो एक्सिस बैंक के साथ फ्लिपकार्ट ने मिलकर अभी इसको लॉन्च किया है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, संसद भवन के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, किसको सौंपी गई है, CISF को। किसको सौंपी गई है, CISF को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, ठीक है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को। ये देखिए ये है CISF का लोगो, ऊपर हमेशा की तरह क्या, अशोक स्तंभ और बीच में लिखा हुआ सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। नीचे CISF लिखा हुआ है और इसके जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, संरक्षण और सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था वो एक अधिनियम के तहत हुआ है जिसे कहा जाता था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। 1968 में ये एक्ट पास हुआ और उसी के आधार पर 10 मार्च 1969 को इस CISF का गठन किया गया है, ठीक है। ये लॉ एनफोर्समेंट है और नागरिक संस्था भी है, ठीक है ना। ये लॉ एनफोर्समेंट भी कराती है और इसके अलावा क्या है, नागरिकों के सुरक्षा की जिम्मेवारी भी लेती है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में, लोधी रोड नई दिल्ली में है, ठीक है। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, अमित शाह हैं और इसके जो मुख्य निर्देशक हैं, कार्यपालक हैं, वो श्री शीलवर्धन सिंह हैं। कौन है, श्री शीलवर्धन सिंह है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने हज गाइड 2024 जारी किया है और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। हज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हज जो है इस्लाम के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जीवन में आपको कभी भी जब आपके पास समय हो और जब उतने संसाधन संपन्न आप हो जाएं, हालांकि इस चीज को भारतीय सरकार स्वयं अपने से करवाती है, ठीक है ना, और आपको हज के लिए भेजती है। जैसे हिंदुओं के लिए चारों तीर्थ स्थान जो है भारत में वो महत्वपूर्ण है, वैसे ही मुसलमानों के लिए हज जो है वो उतना ही पवित्र शहर है, ठीक है ना, मक्का और मदीना की यात्रा करना। तो ये जो है, ठीक है, इसी पे है। और हज में क्या है? काबा है, और काबा की जो दिशा है वो कौन सी है? पश्चिम है। भारत के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कौन सी दिशा है? पश्चिम है। इसीलिए भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनकी जो किबला है, ठीक है ना, अर्थात काबे की जो दिशा है वो किस दिशा में है? पश्चिम। तो आप जितनी भी मस्जिदें देखेंगे उसमें जो उनके प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का एक मुंह है। जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हम किस दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं? पूर्व या उत्तर, या पूर्व और उत्तर का कोना सबसे जो पवित्र माना जाता है वो कौन सा कोना माना जाता है? ईशान कोण, ठीक है ना। तो पूजा करने का जो स्थल है वो अपना क्या है? ईशान कोण है, पूर्व दिशा, ठीक है। वैसे ही मुसलमानों के लिए कौन सी पवित्र दिशा है? पश्चिम है, ठीक। और पश्चिम होने का कारण ये है कि उनका जो काबा है, उनका जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है वो किस दिशा में है? भारत से पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, ये देखिए लॉन्च ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन हज सुविधा बाई स्मृति ईरानी, ये बैठी हुई हैं स्मृति ईरानी जी, उसके अलावा और मंत्री बैठे हुए हैं। और ये कब हुआ है? 3 मार्च 2024 को, ठीक है। इनके द्वारा ये लॉन्च ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन हज सुविधा जो है वो लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। कल ही अपन ने पढ़ा था डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है। लेकिन कल अपन ने यह भी पढ़ा था कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो कब से प्रारंभ हुआ? तो ये कब से प्रारंभ हुआ है? 1996 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। और ये अलग अलग 7 से 8 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बी साई प्रणीत जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? तो बी साई प्रणीत जो है वो शटलर है। शटलर का मतलब होता है बैडमिंटन, ठीक है ना। तो ये बैडमिंटन खेलते हैं और देख लीजिए आप, ये हैं बी साई प्रणीत, ये बी साई प्रणीत जी हैं और ये खेल रहे हैं, ये शटल है, ठीक है। तो बी साई प्रणीत का पूरा नाम जो है भामिदीपति साई प्रणीत है, भारत की तरफ से है। इनका जन्म जो है 10 अगस्त 1992 को हुआ था। ये हैदराबाद के तेलंगाना से है, ठीक है ना। और इनकी ऊंचाई जो है वो 5 फीट 9 इंच है। इनके जो प्रशिक्षक रहे हैं वो भारत के बहुत फेमस शटलर पुलेला गोपीचंद जी रहे हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अब इन्होंने किस किस प्रतियोगिता में अपना भाग लिया है? विश्व चैंपियनशिप 2019 में इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। एशिया टीम चैंपियनशिप में, टीम का मतलब 2, ठीक है ना। याद रखिएगा बैडमिंटन में टेबल टेनिस में टेटे बोलते हैं, ठीक है ना, और लॉन टेनिस में, इसमें एक तो एकल होता है, महिला और पुरुष, ठीक है ना, जिसमें एक सिंगल महिला खेलेगी एक साइड से और दूसरे साइड से एक सिंगल दूसरी महिला खेलेगी। तो एक 2 अवार्ड तो ऐसे हो जाते हैं, एकल महिला अवार्ड, ठीक है ना, और एकल पुरुष अवार्ड। फिर होते हैं डबल 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 महिला और पुरुष, ठीक है ना। एक साइड से 2 पुरुष, दूसरे साइड से भी 2 पुरुष, एक साइड से 2 महिला, दूसरे साइड से भी 2 महिला, ये हो जाएगा डबल स्लैम, ठीक है। और इसके बाद एक होता है मिक्स्ड डबल। तो इसमें महिला पुरुष नहीं होता क्योंकि मिक्स्ड का नाम ही है, एक महिला पुरुष दोनों इसमें खेलेंगे, महिला बटे पुरुष, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, एक साइड से एक महिला और एक पुरुष, दूसरे साइड से भी एक महिला और एक पुरुष खेलेंगे, तो वो कहलाता है मिक्स डबल। तो कुल मिला के कितने इनाम बटे जाएंगे? 2 इधर हो गए, 2 4 और 1 5, तो 5 इनाम जो हैं वो अलग अलग बटते हैं। तो इस बार इन्होंने पुरुषों की टीम में खेला था। 2016 हैदराबाद में इन्होंने जीता है एशिया चैंपियनशिप, और दूसरा 2020 के मनीला में भी इन्होंने पुरुषों की टीम से जीता है।
दक्षिणी एशियाई खेल में 2016 गुवाहाटी में हुई थी, उस पर इन्होंने इनाम जीता है, फर्स्ट रैंक मारी थी। विश्व जूनियर चैंपियनशिप जो ग्वाडलजारा में हुई थी, लड़कों का एकल, ये देखिए जहाँ पे एकल है वहाँ पे लिखा हुआ है। और 2008 में राष्ट्रमंडल युवा खेल में इन्होंने लड़कों के युगल में, ठीक है ना, मतलब ये डबल में इन्होंने अपना इनाम जीता है। ये हैं बी साई प्रणीत, आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर अपन मिलेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को और इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।